BR अम्बेडकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में पॉलिटिकल थियरी और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वे अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। जब वे भारत लौटे तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था, अनुसूचित जातियों और पक्षपात पीड़ित समुदायों के सम्मान के लिए संघर्ष, उन्हें आवाज देने के लिए संघर्ष और उनके लिए राजनीतिक सत्ता के अवसर संभव करने के लिए संघर्ष। अध्यक्ष महोदया, जिस शानदार संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी रक्षा की हम शपथ लेकर संसद में प्रवेश करते हैं, उस पर ऐसे बेहतरीन दिमागों और महान आत्माओं की छाप है जैसा कि संसार में कभी कभी ही जन्म लेती है। हमारे संविधान का इतिहास लंबा है और अनिवार्य रूप से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास से भी यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मार्च 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसे पारित कराया था। हमारे संविधान में खासकर सामाजिक न्याय और महिला समानता संबंधी प्रावधानों में इस प्रस्ताव का व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संविधान सभा को कदम कदम पर ऐसे 4 लोगों का मार्गदर्शन मिला जिनकी व्यापक प्रतिष्ठा थी और जिन्हें सभी का आदर प्राप्त था। ये थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद। संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियां थी। इनके अध्यक्ष या तो नेहरू थे, या तो सरदार पटेल, या तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलाना आजाद इनमें से 5 समितियों के प्रमुख सदस्य थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। संविधान अद्भुत रूप से लचीला साबित हुआ है। इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश बदलती परिस्थितियों और उभरती चुनौतियों के नतीजे रहे। लेकिन यह निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे समाज के कमजोर तबकों को भागीदारी और गौरव का एहसास दिया है। यह निर्विवाद है कि हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है और ये भी निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे लोकतंत्र को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और शासन को अधिक जवाबदेह बनाया। लेकिन हमें डॉक्टर अम्बेडकर की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए जब उन्होंने कहा
उन्हीं के शब्दों में, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले, प्लीज इसमें हम दोनों के लिए तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। कितना भी बुरा संविधान क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हुए तो वह अच्छा भी साबित होगा। संविधान का व्यवहारिक अमल केवल संविधान की अपनी प्रकृति पर ही निर्भर नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, संविधान की भावना का भी उतना ही महत्व है जितना कि इसके शब्दों का। जैसा कि स्वयं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इशारा किया था कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तौर तरीकों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आज एक खुशी का दिन है, लेकिन दुख का भी है। दुख इसीलिए है कि संविधान के जिन आदर्शों और सिद्धांतों ने हमें दशकों से प्रेरित किया है, आज उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन पर जानबूझकर हमला हो रहा है। हमने सुनो, प्लीज ये आप बैठिए वो बोल रही है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों से जो कुछ भी देखा है वो पूरी तरह से उन मूल्य के खिलाफ है जिसको संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। जिन लोगों की संविधान में किसी तरह की आस्था नहीं रही है, न इसके निर्माण में जिनकी कोई भूमिका रही है, वो आज इसका नाम जप रहे हैं, वो आज इसके अगुवा बनना चाहते हैं, वो आज संविधान के प्रति वचनबद्धता पर बहस कर रहे हैं। अंत में किसी की भी भूमिका नहीं ना, हम सब भारतीय राष्ट्रीय, अरे हम सब बाद में ही पैदा हुए। देखिए ये अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यह अमूल्य विरासत प्रदान की। हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त किसी ने अपोज किया। क्या उसका नाम बताऊं मैं पूरे? तो इसीलिए आप